हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से बात करने जा रही हूँ जो सीटेट जुलाई में जो एसएसटी के 60 क्वेश्चन पूछे जाने हैं उनके बारे में। तो ये जो क्वेश्चन बनते हैं वो 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी से बनते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़नी रहती है तीनों क्लास की। अगर आप लोग थ्योरी को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो 60 में से 50-55 आपके क्वेश्चन आपके अवश्य सही हो जाएंगे। ये जो लेसन है 6 क्लास के एनसीईआरटी का इतिहास का, आज 8वां लेसन है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी 7 लेसन करवा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अवश्य देखे होंगे, क्योंकि ये जो सीरीज है आप लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की ही बुक है जो इसमें से लाइन टू लाइन उठा के एग्जामिनर पूछता है। और इसमें से कुछ भी स्किप मत करिए, क्योंकि एग्जामिनर का माइंड नहीं जान सकते हैं, वो कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं बताती रहती हूँ, आप लोग नोट करते रहिए, जिससे लास्ट टाइम में रिवीजन करने में आपको सहायता मिलेगी। तो चलिए, लेसन का नाम है गांव, शहर और व्यापार। इसमें पहले एग्जाम्पल दिया गया। ये जो लेसन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पिछली परीक्षा में बन चुके हैं। नोट कर लीजिए, जो मैं बताती रहूँ वो जरूर नोट करते रहिए। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए 2 लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। यह लेसन इम्पोर्टेंट है, फिर से मैं कह रही हूँ, इसकी मत करो, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहीं से। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी मात्रा में मिले हैं। इनके बारे में तो अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। देखो, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से पूरा। पहले तो टाइम पीरियड ये पूछ लिया जाता है, ये कब से लोहे का प्रयोग होना चालू हुआ, कहाँ से ज़्यादातर मिले हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। आगे है, करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों को फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन में बढ़ गया। अध्याय 5 में जो महान जनपद काल के बारे में उसमें लिखा था, जिसमें कृषि में आए परिवर्तन में, उसमें एक परिवर्तन ये भी था कि अब लोहे के हल प्रयोग होने लगे थे, जिससे कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी। इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। आगे है, औजार की सूची में इन चित्रों के नाम चुने। हंसिया, कुल्हाड़ी और सरसी। जैसे ये हंसिया, कुल्हाड़ी, ये सरसी। अगली हेडिंग है, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, जिसमें से पहला कदम है सिंचाई। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इम्पोर्टेंट है ये लाइनें, ये पूरा लेसन ही इम्पोर्टेंट है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं। आगे है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताती रहती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। अगली हेडिंग है, गांव में कौन रहते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लाल, साधारण हलवारों को उड़वार और भूमिहीन किसान मजदूर दास कडेसियर और अदमई कहलाते थे। अब ये लाइनें पूछी गई हैं, यहाँ से मैच करने वाला क्वेश्चन बना है। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लाल, साधारण हलवारों को उड़वार
भूमिहीन मजदूर को दास या कलेसिया याद नहीं। ये तो इसके बिल्कुल भी छोड़ना मत, इसको जरूर नोट कर लो। इसमें से कई परीक्षाओं में पूछा गया ये क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। अब ये वाला यहाँ से लेके पूरा का पूरा देखो। अभी ये वाला तो तमिल क्षेत्र के थे, अब ये हैं जो उत्तरी हिस्से में थे। तमिल मतलब दक्षिण तरफ, ये उत्तरी। इसमें गांव का प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक है। अब इसमें क्या क्या काम दिए जाते थे ग्राम भोजक को, यानी गांव के प्रधान को। ये कार्य जो है ये पूछ लिए गए हैं। न्यायाधीश का, कभी कभी पुलिस का काम, और कर वसूलने का काम। ये लाइनें पूरी की पूरी नोट कर लीजिए, पूछी गई हैं। आगे है, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। पूरी लाइन इंपॉर्टेंट, नोट करिए। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरी की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। और जिनके पास जमीन नहीं होती थी उन्हें क्या कहते थे, उन्हें दास या कर्मकार। इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिए। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी रहते थे। अगली हेडिंग है, प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। जैसे कि ये वाले जो नाम बताए गए हैं, जैसे वेल्लाल, साधारण हलवारों को उड़वार, भूमिहीन मजदूर, दास या कलेसियर, यह सब संगम साहित्य से लिए गए हैं। ये पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तमिल की सबसे प्राचीनतम रचनाओं का क्या कहते हैं, तो संगम साहित्य। इम्पोर्टेंट है। इसकी जो टाइम पीरियड है 2300 साल पहले, ये पूछा जाता है। इसको संगम साहित्य नाम क्यों पड़ा, ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट करिए। आगे है अगली हेडिंग, सिक्के। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिली हैं। सबसे पुराना आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था। ये वाले जो सिक्के, आगे हैं आहत सिक्के क्या होते हैं। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोला होते थे। ये या तो धातु की चादर को काट कर धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से लगाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक प्रचलन में रहे। अगली हेडिंग, विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों के सफेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार की समेटे कहीं छूटे न जाए। शहरों के नमक के दौरान सौदागरों के यूं हल चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है।
इसमें से कौन कौन से सामानों का नाम दिया गया है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत बड़ा उत्पादन होता था। व्यापारी किस चीज़ का विनिमय करते हैं, वे किस तरह यात्रा करते थे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बन जाता है क्वेश्चन यहाँ से। आगे है नगर, अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, इसमें मानचित्र दिया गया है। चलो, यह 2500 साल से ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। नोट कर लीजिए इतना। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था। नोट करिए। आगे लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बना। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, जहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इसे भी नोट करिए, इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे ही लाइन जैसे लिखी वैसे उठा के पूछी गई हैं, नोट कर लीजिए। आगे है मथुरा में प्रशस्त खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों के लिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकारी इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलते हैं। ये वाला ये लाइनें हैं जो, इनको नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, नोट करिए। आगे क्वेश्चन दिया गया है मथुरा के लोगों के व्यवसाय की एक सूची बनाइए। एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा से नहीं था। जैसे ये टोकरी बनाना, माला बनाना। माला तो बनाया जाता था हड़प्पा कालीन में भी, ये वाला नहीं हो रहा था उस समय, टोकरी बुनने वालों। अगली हेडिंग है शिल्प तथा शिल्पकार। पुराने स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत से पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पत्थर कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मथुरा इसके प्रमुख केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। नोट कर लीजिए, इतना सब इम्पोर्टेंट है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। ये लेसन बहुत बड़ा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से इसको 2 पार्ट कर लेंगे, वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा कुछ। काफ़ी बड़ा लेसन है, पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट ये यहाँ तक लेसन दिया गया है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। आगे का इसका दूसरा पार्ट में कर लिया जाएगा। ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फिर से मैं कह रही हूँ, इसको स्किप मत करिए। कई क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक मैंने करवा दिया है। इसके आगे का जो है वो अगले वीडियो में करवा देंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो से किसी प्रकार की हेल्प मिले तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।
और ऐसे भाई बहन हैं जिनके पास किसी कारण एनसीईआरटी की बुक नहीं है, उन तक ये वीडियो पहुंचा दें जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। और थोड़ा सा सपोर्ट करिए मुझे भी। आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट सब सब्सक्राइब और वीडियो लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, आप सभी का धन्यवाद।